तो क्या है मुलाकात के मायने? लोकसभा चुनाव करीब हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की भी आहट के बीच इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या कुछ संभावनाओं के बीच इस मुलाकात को देखा जा रहा है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो खास मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, तो साथ ही बालमुकुंद जी कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। आप लोगों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं, कब ये मुलाकात हुई और क्या कुछ सफाई भी आई। हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल, देर रात की एक खास मुलाकात में मचाई हलचल। सवालों में है दो राजनेताओं की मुलाकात। सवाल है कि क्या रंग दिखाएगी ये मुलाकात, खास मुलाकात का क्या होगा नतीजा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शुक्रवार देर रात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा भवन दिल्ली में हुई इस मुलाकात की, जिसमें सीएम के साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा मौजूद थे। दोनों के बीच हुई मुलाकात घंटों चली। इस मुलाकात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या इनेलो बीजेपी में गठबंधन की तैयारी चल रही है। सवाल नंबर 2 कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले अशोक अरोड़ा इनेलो को अलविदा कहने वाले हैं। सवाल नंबर 3 कि क्या अशोक अरोड़ा इनेलो छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हरियाणा की सियासत में इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। वही अशोक अरोड़ा का इस मुलाकात पर क्या कहना है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मिलना जुलना हमारा रहता है, प्रदेश की 100 समस्याएं। जो कल की मुलाकात है, मैं हरियाणा भवन में गया हुआ था, दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां से उतरा तो मुख्यमंत्री जी मिल गए। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार की, कहने लगे प्रधान जी कैसे आए हो। मैंने कहा शादी में आए हो भाई। उन्होंने कहा चाय पीते हैं, तो चाय पिए। और जब दो रोज राजनेता बैठते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक बातें होती है। हालांकि अरोड़ा भाजपा में शामिल होने से इनकार करते हैं, लेकिन गठबंधन के सवाल पर अशोक अरोड़ा ने बड़े सदे हुए शब्दों में ये जरूर बोला कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी साफ कहा कि गठबंधन का फैसला लेने का अधिकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी के शीर्ष नेताओं को है। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन करना चौटाला साहब का काम है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का काम है। अशोक अरोड़ा की जो मुलाकात थी केवल और केवल एक शिष्टाचार के नाम। उधर इस मुलाकात को लेकर इनेलो से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले जेजेपी सांसद दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। मेरे पास उसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। मैंने भी आप जैसे साथियों ने जो अखबार में लिखा उसको पढ़ा है, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला और डॉक्टर साहब से मुलाकात का मौका नहीं मिला। अगर कोई ऐसी मुलाकात होगी तो मैं क्लैरिफिकेशन जब ही दे पाऊंगा जब मेरे पास उस चीज पर कोई इनपुट हो। हरियाणा की सियासत में हलचल तेज करने वाली इस मुलाकात पर भले ही इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कहा हो कि गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने साफ कह दिया है कि इनेलो से किसी तरह का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। देखिए, मैंने विधानसभा में मित्रों ये रोहतक का जो प्रेस और छायाकार जो मित्र हैं, ये मेरा पीहर है, क्योंकि मैं रोहतक मेरा केंद्र रहा। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन को स्कूटर बिठा के मैंने एक एक गली, तो ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गंगा है हिंदुस्तान, और इस गंगा में कभी भी कोई भी आके जो गंगा जैसा निर्मल हो, जो गंगा के अंदर जिसकी श्रद्धा हो, वो कभी भी। अशोक अरोड़ा की संभावना से इनकार नहीं कहने और सुभाष बराला के गठबंधन से साफ मना कर देने वाले बयान के बाद ये सवाल हरियाणा के हर सियासतदान के साथ साथ राजनीति में रुचि रखने वाले हर खास और अहम के जहन में कौंध रहा है कि जब गठबंधन नहीं तो उस घंटों की मुलाकात के मायने क्या हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करता हूं। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आऊं। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा, इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है,
और आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गंगा है, जो गंगा जैसा निर्मल हो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है और उसका स्वागत है। क्या मायने निकाले जाएं? ये मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए शाकिर, अरोड़ा जी ने स्वयं अपने मुंह से एक्सेप्ट किया, भी मैं सुन रही थी उनकी बाइट को, कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ औपचारिक तौर पर मिलने गया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं विवाह समारोह में गया था और फिर मैंने उनसे मुलाकात की। उन्होंने अपनी बात को वैसे तो स्पष्ट कर दिया है, मुझे नहीं लगता इसकी और एक्सप्लेनेशन बनती है, परंतु अगर राजनीतिक दृष्टि से मुझे कहना है एक प्रवक्ता के नाते, तो मैं यही कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, नियत पर और हमारी काम करने की शैली पर जो विश्वास रखता है उनका स्वागत है, क्योंकि हमारी नियत, नीति और शैली केवल राज्य का और देश का और जनता का सुधार करने के लिए है, किसी और मकसद से, किसी के परिवार को बढ़ाने के लिए, किसी के दामाद को बढ़ाने के लिए किसी तरह की भी कोई शैली नहीं है। इसलिए जो हमारे पास आना चाहता है, रामविलास जी की बात ठीक है, ये गंगा है, पवित्र गंगा है, लोगों की भावनाओं का उद्गार करने वाली गंगा है, उनका उद्धार करने वाली गंगा है। इसमें जो डुबकी लगाना चाहता है मोस्ट वेलकम। और अरोड़ा जी स्वयं क्या सोचकर बात करी है उन्होंने अपना मकसद बता दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हमारे साथ जो जुड़ना चाहे, हमारी सोच को जो स्वागत करना चाहे, वो हमेशा वेलकम है। बाल मुकुंद जी, भारतीय जनता पार्टी गंगा है, पवित्र गंगा है, जो डुबकी लगाना चाहे आ सकता है। अरोड़ा जी कह रहे हैं कि गठबंधन पर अब ओम प्रकाश चौटाला फैसला लेंगे, बीजेपी अभी कह रही है कि गठबंधन नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है जी, इनके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है। आज से 5 साल पहले 2014 में भी इन्होंने किया था, सभी के सभी लोग बाहर से कैंडिडेट ये लेके आए थे, चाहे राजकुमार सैनी हो, चाहे रमेश कौशिक हो, चाहे धर्मवीर सिंह हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, ये राव इंद्रजीत सिंह हो, सब लोगों को बाहर से लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ाया था, चाहे वो करनाल से सांसद अश्विनी अरोड़ा जी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की एक वो चली हुई है, मुहिम चली हुई है, किस किस को कहां से तोड़ के ले आए, कैसे करें, ये उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। अरोड़ा जी को कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री ने उनसे बात की है, तो ये इससे अलग कुछ नहीं। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूं, मेरी बहन रेणु बाटुआ जी ने अभी जिक्र किया, बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने जैसे दामाद की बात की। आज मैं इनको दामाद के बारे में बता देना चाहता हूं, वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका दामाद होता है, जिनके घर बेटियां पैदा होती है तभी तो दामाद आएगा ना। तो बेटियां भगवान का स्वरूप होती हैं और खुद इनकी सरकार जुमलाबाजी करती है। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए पूरी, पहले रेणु भाटिया जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, बीच में मत बोलिए, ऐसे बीच में बोलने से डिबेट नहीं होगी। रेणु ऐसे बीच में नहीं बोलते, पहले मेरी बात सुनिए। जी पहले मेरी बात सुनिए ना। आप दामाद की बात करते हैं, आप दामाद पर आ जाइए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिन पवित्र घरों में बेटियों का जन्म होगा तभी तो दामाद आएंगे। और जहां तक रही बात राजनीतिक विषय वस्तु पर आइए, ये जो दामाद का विषय है ये राजनीति का विषय नहीं है। ठीक, आपके चाल चरित्र चेहरा मानसिकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं। हमने देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया, आज आप 4.5 साल को ही पूरा हिंदुस्तान मान के चल रहे हैं। इस 4.5 साल के 5 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ही सब कुछ मान के चल रहे हैं। इस देश का निर्माण हमने तब किया है जब यहाँ सुई भी नहीं बनती थी और आज लड़ाकू विमान बनते हैं, आज सब कुछ हमारा देश पराक्रम उसका पूरी दुनिया में डंका बजता है, तो वो कांग्रेस की देन है। सोच के चलना चाहिए आप लोगों को ये बात। मनदीप, और ये भारतीय जनता पार्टी मंच पर आए आज हरियाणा में। ठीक है मनदीप, ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसे किस तरह से ले रही है जननायक जनता पार्टी? क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी जो उनका बयान आया कि बोले मैं सभी चीज़ों को अभी सुना है और इन तमाम चीज़ों को पहले देखूंगा उसके बाद बयान दूंगा, लेकिन जिस तरह से ये हलचल देखने को मिल रही है इंडियन नेशनल लोकदल में, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ फिर वो टूटा, और जिस तरह से उनको अभी लगातार जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी संतोषजनक जो रिजल्ट उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, और अब तलाश लगातार इस बात को लेकर है कि गठबंधन कैसे न कैसे हो जाए ताकि आने वाले चुनावों में जो उनकी जमीन है वो खिसके ना। किस तरह से ले रहे हैं? प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई और बाहर आकर के उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों के बीच जो मुलाकात होती है उसके राजनीतिक मायने तो जरूर निकलते हैं। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल नेता
विपक्ष और विपक्ष में बैठने का उन्हें प्रदेश की जनता ने मौका दिया, लेकिन आज तक उन्होंने ना तो किसान की बात को मजबूती से उठाया, ना युवा बेरोजगार के दर्द को उन्होंने उठाया, ना कर्मचारी की जो व्यथा है उसे उठाया, ना छोटे दुकानदार की समस्या को विधानसभा में नहीं उठाया, और ना ही सड़क पर उसको आंदोलनरत कर पाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गोदियों में बैठ करके इंडियन नेशनल लोकदल खेलती आ रही है, और आज ये कहीं ना कहीं दोनों दल जो पर्दे के पीछे मिल रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम कहीं एक जगह से मिल जाएं। और अभी रेणु भाटिया जी ने कहा कि नीति और नियत पर, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो नीति है सत्ता प्राप्त करने की, और नियत क्या है इनकी? नियत है उस सत्ता का एंजॉयमेंट लेने की। और जिस प्रकार से रामविलास शर्मा जी के अभी सुन रहे थे हम स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो एक गंगा है, तो इस गंगा में 2014 में तो बहुत से लोगों को जिस कांग्रेस पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उनको उस गंगा में नहला करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। आज ये फिर उसी तर्ज पर लगे हुए हैं, क्योंकि 4.5 साल में इनके पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जिसे ये चुनाव लड़वा सके। जींद के उपचुनाव में इन्होंने माइग्रेट कैंडिडेट उतारा, आज भी 10 लोकसभा सीटों के लिए ये मारे मारे घूम रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा लोकसभा सांसद हैं या तो वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है या जनता उन्हें नकार चुकी है, क्योंकि लोकसभा के अंदर प्रदेश की किसी भी आवाज को वो बुलंद नहीं कर पाए किसी मुद्दे पर। एक बात और कहना चाहूंगा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना तो एसवाईएल पर गंभीरता से प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर पाए, ना ही प्रदेश के किसी और कोई आर्थिक पैकेज लेकर के आए, ताकि जो प्रदेश कर्जवान, जो इन्होंने 60,000 करोड़ का कर्जा वो जो कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी, आज वो 1,80,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, ना उस कर्ज में कहीं कोई राहत प्राप्त करने की है। आज हालात ये है कि प्रदेश के बजट का 28-29% केवल ब्याज और रिटर्न में चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है। हरियाणा प्रदेश से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आज ना इन्हें कोई लोकसभा का खाता खुलेगा और विधानसभा में इनकी दुर्गति जो होनी है वो जग जाहिर है। वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा कि ये जो घटना हुई है राजनीतिक घटनाक्रम, इसे मानकर चलें, क्योंकि ये जो मुलाकात है एन चुनावों से पहले, आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले की ये मुलाकात है, और इस मुलाकात के हरियाणा की राजनीति के हिसाब से क्या कुछ मायने हो सकते हैं? अशोक अरोड़ा जी इंडियन नेशनल लोकदल के पिछले 15 वर्षों से अध्यक्ष चले आ रहे हैं। ये उनकी 7वां कार्यकाल है अध्यक्ष के रूप में, और 4 बार विधायक रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से उनकी ये मुलाकात मुख्यमंत्री से जो हुई है उसके राजनीतिक मायने तो हैं। अशोक अरोड़ा जी की जो बाइट में भी था, वो कह रहे थे भाई एक संयोग से मुलाकात हुई। मैंने भी उनसे व्यक्तिगत चर्चा की तो उनका यही कहना था कि ये संयोग से मुलाकात है। जब बैठी मैंने कहा चर्चा तो हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि इनेलो के बिखराव पर भी चर्चा हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। लेकिन जब ये हुआ तो कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ होगा। अब अगर अशोक अरोड़ा जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना होता और मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी होती तो वो हरियाणा भवन नहीं चुनते। तो हरियाणा भवन में मुलाकात थी, उसका निश्चित रूप से सभी जगह बात फैल जाती, वो कई और जगह भी मुलाकात कर सकते थे। ठीक है। और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की उनकी अफवाहें हैं। इतना बड़ा नेता इनेलो ने जिसको राजनीतिक जीवन दिया, सिंह चौटाला जी के साथ खड़े हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा जोखिम लेंगे जब अभी तक उनका राजनीतिक जीवन पड़ा है। 60 वर्ष के हैं, अभी उनका काफी राजनीतिक जीवन है। तो अगर उनको जाना होता तो वो पहले चले जा सकते थे। वो दुष्यंत चौटाला, दिव्य चौटाला के साथ भी जा सकते थे, तब भी वो अभय सिंह चौटाला के साथ मजबूती से खड़े रहे। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की कोई इस तरह की ठोस कोई चर्चा हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब मिलेंगे तो इनेलो और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात भी हुई होगी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। फिर अभय सिंह चौटाला जी का बयान आया, हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है, हम जनता के साथ गठबंधन करेंगे। अब अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं हमारे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के लिए खुले हैं। तो एक कारण है कि देखो इनेलो के कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ है। कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह गठबंधन की बात भी हो सकती है। ये मुलाकात वो तो कह रहे हैं एक सहयोग है। भाई मैंने शादी में जाना था और मुख्यमंत्री जी मिल गए, कहते हैं आओ प्रधान जी कहां घूम रहे हो, आओ चाय पीते हैं। तो मैं चाय पीने चला गया। जब चले गए, चाय पे बात हुई तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा तो हुई है। उस चर्चा का क्या स्वरूप होता है और किस तरह की बात निकल के आती है, देखो हमारा काम तो क्यास लगाना है। मुलाकात हुई है, हम क्यास लगा सकते हैं। या तो वो अशोक अरोड़ा जी शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में,
अगर अशोक अरोड़ा जी को अब जैसे कह रहे थे कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ाने की बात है, वहां से पंजाबी उम्मीदवार सूट नहीं करता। अशोक अरोड़ा जी करनाल से पहले चुनाव लड़ सके, इनेलो की टिकट पर लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। और मतलब अब ये इनेलो जो है 2 दशक से सत्ता से बाहर है, अशोक अरोड़ा जी 15 वर्ष से अध्यक्ष हैं, तो उनका अब कितनी पकड़ है, पंजाबियों पर कितनी पकड़ है, ये सब बातें देखने वाली बात है। और जहां से गठबंधन की बात है उसमें संभावनाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी भी कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है। मान लीजिए अगर गठबंधन की भी करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का जो 5-5 का पहले सीटों का फार्मूला था वो तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। अब ज्यादा से ज्यादा कभी गठबंधन की पहले तो संभावना है ही नहीं। अगर किसी ना किसी रूप में भाई एनडीए का पुराना घटक है तो इसलिए कई रूप से किसी दबाव आ जाए या कोई हो, अगर संभावना कभी बनी भी तो 7-3 के फार्मूले पे बन सकती है, हालांकि संभावना नहीं है, ना के बराबर है। वो 3 भी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें खो चुकी है, जो 7 पे तो भारतीय जनता पार्टी काबिज है। सिरसा, हिसार और रोहतक ज्यादा से ज्यादा बात बनेगी तो इन पर बनेगी। इनेलो का लोकसभा में ज्यादा कुछ है नहीं दाव पे, तो इनेलो तो कभी भी गठबंधन कर सकती है, उसको 3 सीटें भी जायज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करेगी ऐसी संभावना नहीं है। वीरेंद्र सोनी जी, एक चीज और जानना चाहूं, क्या ये स्थिति भी बन सकती है कि इंडियन नेशनल लोकदल को सीट कोई ना दी जाए, सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल एक समर्थन कर दे भारतीय जनता पार्टी का, और मामला फिर वही राष्ट्रहित का आगे रखकर कि राष्ट्रहित में हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लिहाजा एक साथ भी बच जाएगी और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कवायद पर काम किया जा सके? देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनी तो जननायक जनता पार्टी तो यही पहले आरोप लगा रहे हैं कि इनेलो का भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन विलय होने वाला है, तो इस तरह से इनको बल मिलेगा। यह बात निश्चित है कि लोकसभा में इनेलो का कोई इतना विशेष वो अस्तित्व दांव पर नहीं है, उसके सामने लक्ष्य तो विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारी के लिए अब ये किसी भी रूप में हो सकता है। इस समय इनेलो के सामने सबसे बड़ा संकट उसके अस्तित्व का है, उसको अपना अस्तित्व बचाना है। जिस तरह से इनेलो से लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनको गले लगा रही है। अब डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी को विधायक बना दिया, सुभाष कत्याल जी को चेयरमैन बना दिया, बूटा सिंह जी और राजवीर, 2 पूर्व विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं और भी कई आने वाले हैं। तो इस समय इनेलो के सामने सबसे बड़ा संकट अपने अस्तित्व को लेकर है और अपने अस्तित्व के लिए वो किसी भी जोखिम के लिए उठाने के लिए तैयार हो सकती है। ठीक है रेणु जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सवाल यही, क्या ये स्थिति भी गठबंधन की हो सकती है कि इंडियन नेशनल लोकदल आपको समर्थन कर दे, हालांकि चुनाव ना लड़े और विधानसभा चुनाव आते आते वो गठबंधन की स्थिति सीटों के बंटवारे में तब्दील हो जाए? देखिए, माननीय सुभाष बराला जी ने आज भी बयान दिया और अनिल जैन जी ने भी आज बयान दिया रोहतक की बैठक के बाद जी कि हम लोग जो है स्वयं चुनाव लड़ेंगे और हम मजबूत हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटें लेकर आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में यही बात कही है कि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे और हमारी नीतियों पर विश्वास करता है, पार्टी के साथ आना चाहता है, उनका स्वागत है, परंतु कोई शर्त नहीं है हमारी। अगर कोई शर्त के तौर पर आ रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से, हर क्षेत्र से, हर जिले से, हर लोकसभा और विधानसभा से मजबूत है। ठीक है, इसलिए हमारे को किसी भी इस तरह की सोच की आवश्यकता भी नहीं है और ना हम सोच रहे हैं। बाकी अगर जो अभी मेरे भाई मनदीप जी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो इनेलो की टूटी हुई पार्टी से है ना मनदीप जी, क्या नाम है उस पार्टी का? एक बात तो बहन रेणु भाटिया जी, आप अपने शब्दों को बड़े शालीनता से रखें। इस तरह के बातों का आपको शोभा नहीं देता, आप काफी वरिष्ठ हैं, आप महिला हैं, आप हमारी बहन हैं, तो आप इस तरह की बातों, अशिष्टाचारी बातों का, भाषा का प्रयोग ना करें। आप शब्दों का चयन कीजिए, आप शब्दों का चयन अच्छे से कीजिए। हम आपकी महिला होने के नाते, बहन होने के नाते इज्जत करते हैं, ठीक है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के जुमले छोड़ रहे हैं। और वो लोग बिल्कुल कतई अच्छे नहीं होते जो दूसरों को शिक्षा देते हैं स्वयं अमल नहीं करते। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से, शिष्टाचार की भाषा रखिए। इसीलिए बोल रही हूँ ना, शिष्टाचार रखिएगा, आप सुनने का भी तो मादा रखिए ना। अब मैं सुनने का मादा है, लेकिन आप अगर अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको टोकना पड़ेगा। दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है और क्या नहीं करना। आप मुश्किल से 20 दिन की, 2 महीने की पार्टी, जिसका कोई अभी आधार नहीं, जिसका अभी ये नहीं पता कि अशोक अरोड़ा अभी उन्हीं की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है या अब नई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, जिनका बंटवारा भी अभी पूरी तरह से विधायकों का नहीं हुआ, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं।
दूसरी बात, आप हमारे को बार बार एक बात कहते हैं कि हमने किस तरह की नियत रखी है, तो आपको समझना चाहिए, नियत तो आपके पार्टी के दोनों युवा नेताओं की खराब होगी, तभी उनके दादा ने उनको गद्दार तक कह दिया, देशद्रोही तक कह दिया। बताइए, कभी मैंने तो विश्व के किसी दादा को, चाहे अंग्रेज भी दादा होते हैं ना, हम लोग कहते हैं अंग्रेजों में भावुकता नहीं होती, परंतु दादा के मन में मैंने वहां पर भी, विदेशों में भी भावुकता देखी है, तो अपने पौत्र को गद्दार और देशद्रोही नहीं कहते हैं। दादी जहां पर बिस्तर पर है, वो अपने पौत्र को ऐसा नहीं कहती कि मेरी शक्ल देखने मत आना मेरी आखिरी सांसों में। मतलब इतने तक, और आप हमें नसीहत दे रहे हैं कि हमारी नीयत कैसी है। हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा राष्ट्र जान गया है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आपने देखा कि माननीय मोदी जी की ताकत क्या है और राष्ट्र के प्रति उनका भाव क्या है। फाइटर प्लेन चला के गए थे क्या? ना दे, आप अपना तय करें कि आपके कौन से भाई ने किस तरफ जाना है। आपके अभय चौटाला जी, अजय चौटाला को कहते हैं पैसे बनाना चाहते हैं, तो आप अपना तय कीजिए, आपकी पार्टी का क्या लेवल है, कहाँ तक आप तय हैं, कितना चुनाव आप आगे लड़ पाएंगे। एक चुनाव में अगर आपने कुछ सीटें फालतू ले ली, कुछ वोट फालतू ले लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि लोग आप पर विश्वास करके बैठ गए हैं। नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में ही पिता पुत्र का झगड़ा है, दादा पौत्र का झगड़ा है। अभी आप कह रहे हैं हम परदादा की नीतियों पर चलते हैं, तो जो परदादा अगर जिंदा होते, पता नहीं वो आपको क्या क्या कह देते। ठीक है मनदीप, ब्रेक पे जाना है, उससे पहले रिस्पॉन्ड कीजिए। बहन रेणु भाटिया जी बार बार एक ही बात करें कि मोदी जी ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक की, ये जांबाज सैनिकों का जो श्रेय है बहादुरी का, वो खुद ना लें, इस सैनिकों के पीछे खड़े होकर के राजनीति ना करें। और रही बात दुष्यंत और दिग्विजय जी के बारे में जो आपके कमेंट आए, आज मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता को और नेता को सांसद दुष्यंत और दिग्विजय के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जेहन में इन दोनों युवा घुस चुके हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के युवा किसान, कमेरे, दुकानदार, सबके एक ही आवाज है कि दुष्यंत चौटाला। आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कहें, आप लाल कृष्ण जी आडवाणी कहाँ है, आप मुरली मनोहर जी जोशी कहाँ है, आप जी अपमान कर रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को बुजुर्ग कर रहे हैं, आप गद्दार कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? एक युवा अपनी प्रतिभा के जरिए आगे बढ़ रहा है, आपसे वो सहन नहीं हो रहा, उसकी लोकप्रियता से आप घबराहट में हैं। बहन रेणु भाटिया जी, पिछले क्या लोकप्रियता है आपके युवा नेताओं की, क्या लोकप्रियता है उनकी? अपने खानदान देखिए, गद्दार और देशद्रोही कहा जा रहा है, क्या लोकप्रियता है? बिल्कुल ये लोकप्रियता तो उनको मिली है कि उनकी दादी के समय वो जाएंगे नहीं। उनकी माता जी आजकल नैना चौटाला स्वयं बयान देती है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, प्राइवेट दादा को वो मिलने गए थे। मतलब क्या लोकप्रियता है? वो झूठ बोलते हैं कि हम अपने दादा से मिलने गए थे, और नैना चौटाला आप तो केवल और केवल जुमलेबाजों की सरकार, जुमलेबाजों की पार्टी बनकर रह गई। दोबारा से बन जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए। नियत आपकी है कि अपनी भाषणबाजी से, केवल अपनी भाषणबाजी की दुकानदारी चलाते रहें। किसको कहते हैं लोकप्रिय होना? क्या इस तरह की जनता आपको बिल्कुल जान चुकी है, पर इन जुमलेबाजों की सरकार को नकार देगी ना, तो लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में तो आपकी जो दुर्गति होनी है, वो जिस तरह से 2009 के चुनाव में 4 सीटें आई थी, वो भी नहीं रहने वाली। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर हरियाणा की राजनीति में क्या गठबंधन अभी भी बनने की संभावनाएं बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की मुलाकात होती है, वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी भी अभी गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो चर्चा कर रहे हैं हम गठबंधन को लेकर, जिस तरह की स्थिति हरियाणा में देखने को मिल रही है। अभी किसी पार्टी के साथ किसका गठबंधन होगा, स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बालमुकुंद जी, आपका रुख करूंगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड अभी तक साफ है? गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में अभी स्थिति ना करने की तो है कि गठबंधन हम नहीं करेंगे, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। उसके और अभी तक उस पर लगाम नहीं लगी है, उस कवायद पर रोक नहीं लगी है, क्योंकि वहां पर हर दल, जहां जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, वो भी चाह रहा है बीजेपी से गठबंधन हो। बीजेपी के नेता ये तो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, और साथ ही ये भी जोड़ देते हैं कि अगर कोई आना चाहेगा और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी नीति के साथ अगर वो समर्थन करता है, तो उसका स्वागत भी है। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस क्या आज की तारीख में हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, या संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं?
साकेत जी, कांग्रेस ने जब से हरियाणा निर्माण हुआ है कभी गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस का गठबंधन जैसे शब्दों का हरियाणा में तो कम से कम इस तरह का कोई वार्तालाप होती नहीं कभी भी। गठबंधन वो वहां करना पड़ता है जब पार्टी कहीं कमजोर होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि गठबंधन कांग्रेस ने कहीं नहीं किया, लेकिन गठबंधन की संभावना तभी तलाशी जाती है जब एक पार्टी अपने बूते पर सक्षम नहीं होती चुनाव लड़ने में। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ये तो पहली दफा विधानसभा में ये अपने बहुमत से आए हैं और पहली बार इन्होंने सरकार बनाई है। अदरवाइज ये तो बी टीम रही है, आईएनएलडी की, लोकदल की बी टीम रही है, और पिछली बार इन्होंने हजका से गठबंधन हुआ था, उसके बलबूते पर ये सत्ता में आ गए। तो बीजेपी ने बगैर गठबंधन हरियाणा में कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। जहां तक सवाल है, आज की डेट में ये कोशिश इनकी जारी ये रहेगी कि पहले ये दूसरे दलों से कैंडिडेट लेके आएंगे। बहुत से लोगों से इनकी बात चली हुई है, और अगर वहां कहीं कुछ कमी रहेगी तो 1-2 सीट अभी बिल्कुल ठीक है। आप हमारे जो सोनी साहब ने जो 3 सीटों पर हारे हुए हैं, उनमें से 1-2 सीट ये इंडियन नेशनल लोकदल को दे सकते हैं, ताकि इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी के वोट काट दे। इस तरीके की इनकी आपस की जो परिवार को लड़ाने की विचारधारा है, जो हमारे सामने अभी तक 2-3 दिन में तथ्य आए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन तो केवल मजबूरी में किया जाता है, और जब कोई राजनीतिक दल कमजोर होता है तभी वो गठबंधन करता है। कांग्रेस ने कभी गठबंधन की बात नहीं की हरियाणा में। ठीक है मनदीप, मैं आपका रुख करूं और ये समझना चाहूंगा, आप लोगों की भी गठबंधन को लेकर तमाम कवायदें चली। आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा की बात आई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ। क्या ये तमाम जो गठबंधन की जो चर्चाएं चली हैं, क्या ये अब फाइनल हो चुकी हैं, फाइनल स्टेज में हैं, या अभी भी इसमें संभावनाएं बची हुई हैं कि गठबंधन हो या ना हो, उस पर चर्चा हो रही है? देखिए, हम पहले दिन से स्पष्ट कर चुके हैं कि 3 सदस्यों की एक कोर कमेटी बनाई हुई है। वो कोर कमेटी ये फैसला करेगी कैसे गठबंधन करना है, किन मानदंडों पर गठबंधन होना है, अगर होना है या नहीं होना है। हम कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके और इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके अगर कोई समान विचारधारा वाला कोई दल है और कोई समान विचारधारा को, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स को साथ लेकर के अगर जननायक जनता पार्टी के साथ कोई चलने को तैयार है, तो उसके साथ वो 3 सदस्यीय कमेटी अधिकृत है गठबंधन करने के लिए। और जैसे भी कोई बात आएगी वो मीडिया के सामने हमारे जो शीर्ष नेता है वो सामने रखेंगे। आज के दिन किसी पार्टी से कोई गठबंधन ना हमारा है। आज के दिन हम 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव अलग अलग हो तो तैयार है, चुनाव अगर एक साथ है तो भी हम तैयार हैं। वीरेंद्र सोनी जी, मनदीप ने जो बात कही है कि आज की तारीख में हमारा किसी से गठबंधन नहीं है और आज की तारीख में हम 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए भी सक्षम है, क्या मायने हैं? क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से करीबी, और उसके बाद ये कहा गया कि इंडियन नेशनल लोकदल से बहुजन समाज पार्टी ने नाता तोड़ के जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और अभी तक दुष्यंत चौटाला भी समान विचारधारा वाले लोगों की बात करते रहे। चुनाव आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बाकी हैं, उससे पहले तक स्थिति अगर स्पष्ट ना हो तो कयास जो लग रहे हैं वो लगातार लगते ही रहेंगे। देखिए, जींद उपचुनाव से जननायक जनता पार्टी का काफी उत्साह बढ़ा है जी, और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, अभी तक या तो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या जननायक जनता पार्टी में, तो इसलिए इनका उत्साह का बढ़ना स्वाभाविक है। और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है इनकी, और ये अरविंद केजरीवाल के उनके शासनकाल की प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस तरह की बातें हैं कि देर सवेरे इनमें गठबंधन हो भी जाए जी। लेकिन अभी तक की स्थिति ये उभर के आ रही है कि जननायक जनता पार्टी को अब अगले हफ्ते अपना चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। तो इसके लिए सभी लोकसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार कहने को तो हैं, 10 उम्मीदवार, लेकिन क्या वो जीतने की स्थिति में हैं? तो इनके लिए ये भी रहेगा, अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन इनके लिए कितना लाभकारी रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। फिर उसको विधानसभा चुनाव तक भी वो गठबंधन स्थायी रूप से चलेगा, ये भी विश्वसनीयता बनाने की बात होगी। लेकिन जननायक जनता पार्टी का अभी तक निश्चित रूप से उत्साह कायम है। ठीक है, इनेलो में बिखराव हो रहा है, इनेलो में कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं, तो इनेलो के कार्यकर्ताओं में एक निराशा की स्थिति है। तो जननायक जनता पार्टी का एज तो है, लेकिन ये जो वातावरण बना है ये लोकसभा चुनाव के बाद भी कायम रहेगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है बालमुकुंद जी, इसी में आपको जोड़ू, क्योंकि जो खबर दिल्ली से थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अब जो अभी कुछ घंटे पहले जो खबर आना शुरू हुई है उसके मुताबिक गठबंधन की संभावना बनी हुई है। सोनिया गांधी और शीला दीक्षित की मुलाकात भी हुई है और लगभग खबर यह है कि हो सकता है गठबंधन का ऐलान भी हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लिया जाए
तो क्या जननायक जनता पार्टी के साथ अगर आम आदमी पार्टी जाती है तो उससे आपको नुकसान होगा, या अब जो दिल्ली में कवायद आगे बढ़ी है उसमें हरियाणा को भी जोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए, दिल्ली में हमारा गठबंधन होगा, ये फाइनल हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं शब्दों को ऐसे नहीं फेर सकता, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी पार्टी ने शासन भी किया है और आज भी अलग अलग राज्यों में हमारी सरकारें हैं। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जहां जब कोई कमजोर होती है पार्टी तो गठबंधन पर विचार किया जाता है। तो दिल्ली में ये बिल्कुल लाजमी तौर पर बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी दोनों ही कमजोर हैं। पीछे लोकसभा में हमारी सीटें नहीं आई थी और विधानसभा में भी हमारी सीटें नहीं आई थी, तो वहां के नेतृत्व ने फैसला किया है, वहां हमारा आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ है। वही बात वहीं लागू होती है जहां पर कुछ कमजोर स्थिति में पार्टियां होती हैं। ठीक है, कांग्रेस में, हरियाणा में ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, वो गठबंधन आप लोगों का अधिकार है, आप किसके साथ करें, लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पर अच्छा संदेश जाता है कि अगर आप पंजाब और मैं हरियाणा की बात करूं कि आप दिल्ली में अगर गठबंधन कर रहे हैं और हरियाणा में भी आप अगर साथ आ जाएं तो सैद्धांतिक तौर पर एक संदेश बड़ा साफ जाएगा। क्योंकि अगर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी जाती है तो दिल्ली में भी लोगों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा कि आप एक प्रदेश में अलग गठबंधन करते हैं, दूसरे प्रदेश में अलग गठबंधन करते हैं, और यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके जो वोटर्स है उसको भ्रमित करेगी। नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, हो सकता है हमारा उत्तर प्रदेश में बसपा से हो जाए और हरियाणा में नहीं है हमारा, ये बात नहीं है, आप समझिए। राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय राजनीति करने के क्षेत्र वाइज अलग चीज, अभी बसपा का हमारा हो सकता है यूपी में हो जाए और हरियाणा में हमारा आम आदमी पार्टी से नहीं है, बसपा से नहीं है, दिल्ली में हमारा आम आदमी पार्टी से है। ये उस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन का दौर है, गठबंधन होता है, लेकिन हरियाणा में जरूरत नहीं हमें। ठीक है, मनदीप, ना ही होगा दोनों पार्टियों में। ठीक है मनदीप, इसी सवाल में आपको भी जोड़ लूं, अगर आम आदमी पार्टी आपके साथ आती है तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है, तो आपसे भी लोग सवाल पूछेंगे कि एक तरफ कांग्रेस का समर्थन करने वाली पार्टी को आपने अपने साथ मिला लिया और प्रदेश में आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले दलों को साथ में ला रहे हैं। बातचीत तो चली रही है, अभी चाहे फाइनल ना हुई हो। स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा तो जननायक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी, क्योंकि मुद्दों की जो राजनीति है, नीतियों की जो राजनीति है, उसका कोई मापदंड है, कोई मानदंड होते हैं, क्योंकि सिद्धांतों के बगैर तो राजनीति की ना जा सकती। उसूलों की राजनीति जननायक चौधरी देवीलाल ने की और उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए एक अच्छी सैद्धांतिक राजनीति करेगी। और इनके जो यही कारण है कि दुष्यंत चौटाला के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल की छवि देखते हैं और उसी प्रकार से आज जनता पूरी की पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जननायक चौधरी देवीलाल का जो राज था वो दोबारा से हरियाणा प्रदेश में कायम किया जा सकेगा दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में। ठीक है रेणु जी, आपको इस चर्चा में लाऊंगा और ये तमाम स्थिति के बीच ऐसा ये लग रहा है कि हर पार्टी अभी इंतजार में है। हालांकि चुनाव आचार संहिता कब लगे कुछ दिनों में भी लग सकती है, लेकिन हर पार्टी को मैं देख रहा हूं कि वो इंतजार में है। एक तरफ इनकार है, दूसरी तरफ इकरार की बातें भी चल रही हैं। स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, चाहे आपकी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जननायक जनता पार्टी। आपकी पार्टी का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपके नेता और खुद आप भी ये कह रही हैं कि जो हमारी विचारधारा के साथ मेल खाएगा वो हमारे साथ आ सकता है, हम राजनीतिक गंगा हैं। शाकिर, अब मैं आपसे एक तो निवेदन करूंगी, बीच में कोई ना बोले, क्योंकि आप, मुझे लगता है टाइम के अनुसार आखिरी वर्जन लेंगे। ठीक और है। दूसरी बात, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, यू आर अ वेरी डिप्लोमेटिक डायनेमिक एंकर। आपने जो अभी दोनों पार्टियों से प्रश्न पूछा, आप वाला कि आप से दिल्ली में जुड़ेंगे, यहाँ नहीं जुड़ेंगे तो प्रश्न करेगी जनता, आपने ये प्रश्न दोनों पार्टियों से, और मुझे ताज्जुब है कि ये प्रवक्ता की कैटेगरी में है और स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी जेजेपी के प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहे थे और कांग्रेस के स्पेशली एक्सेप्ट कर रहे थे कि सिद्धांतों के बिना राजनीति नहीं होती, और इन दोनों की बातों से कहीं पर भी सिद्धांत की कोई पूछ भी दिख रही है आपको? मुझे लगता है कहीं पर कोई नहीं, ये अभी तो आप ये रेणु भाटिया जी, हमें आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? हमने अपनी बात रखी है और आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की बात रखने के लिए बात रखी है, आप सर्टिफिकेट चाहिए पहले क्या सिद्धांत ले रहे हो, लेकिन आपको भाषा की मर्यादा, भाषा का
ठीक है, अब मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, क्या पार्टी आपकी हरियाणा में दो से सीट ज्यादा नहीं आई कभी? आप पार्टी वाले हो गए तुम, कभी हरियाणा में 2 से फालतू सीट आई है तुम्हारी? ठीक है बालमुकुंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, रेणु जी जवाब दे लें। ठीक है मनदीप, वो देखिए मनदीप और बालमुकुंद जी, रेणु जी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनकी बात हो जाए, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन रेणु जी हमारे को सलाह नहीं देंगी, रेणु जी का सुझाव हमें नहीं चाहिए। ये अपनी पार्टी की बात करें, अपनी सरकार की बात करें। ठीक है, 4.5 साल तक किया क्या है? 154 वायदों में अपनी बात रखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनदीप और आयोग बालमुकुंद पे बात करें, बेरोजगारी भत्ते पर बात करें, हरियाणा में 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात है, वो बातें करें। बिल्कुल ठीक है, रेणु जी अपना पॉइंट रखिए आप। कर्मचारियों को पक्का करने की बात ठीक है, करें, पंजाब के समान ठीक है, रेणु वेतनमान जी। देने की बात करें। ठीक है रेणु जी अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं दोनों के पास आऊंगा। होने दीजिए, मेरा फाइनल कमेंट तो होने ठीक है, दीजिए। ठीक है रेणु जी, आप अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद प्लीज बालमुकुंद जी और मनदीप के पास आऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप अपना अभी ये करिए, लोग क्या- आप क्या अभी- फाइनल अभी को आप अपना कमेंट्स करिए, आप दूसरों पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये ना कांग्रेस की यही बड़ी बुरी आदत है, सुनते नहीं है। ठीक है रेणु जी, सुनते नहीं है। रेणु जी अब अभी आपने शाकिर कांग्रेस तो सुन ही रही है, 4.5 साल से जो देश के प्रधानमंत्री वैसे बोल रहे हैं वो सुन ही रहे हैं, हम तो सुन के कान पके हमारे। ठीक है बालमुकुंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, रेणु जी अपनी बात रख रहे हैं, बालमुकुंद जी और मनदीप के पास में आऊंगा। पूरी होने दीजिए, उसके बाद ये जितना तड़पना चाहते हैं जो बोलना ठीक है चाहते हैं, रेणु जी अपनी बात रखिए आप। अब ये बात सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि हम लोग जो कमजोर होते हैं वो गठबंधन करते हैं, और जब आपने उनसे दिल्ली का प्रश्न पूछा कि आपके साथ आपका गठबंधन की बात चल रही है, आपके लिए केजरीवाल इतना पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा हाँ हम वहाँ पे गठबंधन करेंगे और हम दोनों कमजोर हैं। जो पहले से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कमजोर है, दोनों पार्टियां कमजोर है, उनका क्या तो हरियाणा में बेस, तो क्या तो दिल्ली में बेस, क्या जनता उन पर विश्वास करे? तो आपकी दिल्ली में 3 सीट है, हम तो झूठ नहीं बोलते। अरे मैडम फिर बीच में बोलेंगे, आप क्या दिल्ली में दिल्ली में आपकी विधानसभा में 3 सीट है, आपकी दिल्ली में विधानसभा में 3 सीटें हैं और वो 3 भी आपने गलती से आई हुई है। ठीक है, ठीक है बालमुकुंद जी अपना पॉइंट रखिए, कमजोर नहीं है। ठीक है बालमुकुंद जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मनदीप आप अपनी बात रखिए, उसके बाद समय कम है, फिर वीरेंद्र सोनी जी के पास जाऊंगा मैं। साकिब जी मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैडम रेणु भाटिया जी कह रही हैं, दिल्ली में विधानसभा में इनकी 3 सीटें हैं और मुझे पता है मेरी पार्टी कांग्रेस वहां दिल्ली में कुछ कमजोरी में है तो गठबंधन होगा, इसमें क्या दिक्कत है? इनको क्या दिक्कत है? इस पार्टी को, बीजेपी के लोगों को यही दिक्कत रहती है, ये खुद तो झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, सच बोलने की इनमें मादा नहीं है, लेकिन हम तो सच बोलते हैं और सच को स्वीकार करते हैं और सच बोल के ही आगे बढ़ेंगे। क्या बात है इसमें? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं वो झूठ के माहिर लोग हैं। कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है और अभी मुद्दा हरियाणा का चला हुआ है। आपने बात रख दी दिल्ली की, उसमें मैंने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारा गठबंधन आम आदमी पार्टी से होगा। ठीक है मनदीप, क्या आपको आपत्ति थी? रेणु भाटिया जी कह रही थी कि आप लोग अपनी कमजोरी अब मान रहे हैं, आप लोग मान रहे हैं कि आप लोग कमजोर हैं, इसलिए आप गठबंधन की तलाश में हैं। जननायक जनता पार्टी ने अपने, ना तो मैंने इस चैनल के माध्यम से कभी अपनी कमजोरी बताई, ना हम कमजोर हैं। जिस अभी वीरेंद्र सोनी जी कह रहे थे कि आज 2 ही पार्टियों के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए सत्ता के लालच में, क्योंकि 6-7 महीने का इनका राज्य में राज है, इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन फिर भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। 36 बिरादरी ये लोग शामिल हो रहे हैं, तो जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हम तो चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करवाएं, ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को इनके कुशासन से 6 महीने पहले छुटकारा मिले। रेणु भाटिया जी तो बार बार दूसरे हमें सलाह देती है, इन्हें सलाह देने की बजाय पिछले 4.5 साल में जो इन्होंने अपने वायदे, 154 वायदे, कितने ये पूरे कर पाए, कितने कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर पाए। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 6,000 और 9,000 देने की बात की, कितना भत्ता दे पाए। पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया इन्होंने किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम क्यों नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इनके राज्य के कृषि मंत्री उनके मार्केटिंग एजेंट का काम किया, और आज जब बीमा एजेंसियों के पास, जब कंपनियों के पास किसान लेने गए, तो मेरे जिले के हांसी हलके के 700 किसानों को अब तक उन बीमा कंपनियों ने मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि आपका तो बीमा ही नहीं हुआ, जबकि उनके खाते से पैसे कट चुके हैं। तो इस तरह की बेकायदियां हैं, वो जनता के सामने हैं, और जो बातें इन्होंने की वो बातें अपनी रखनी चाहिए। अपना 4.5 साल का खुलासा जनता के सामने रखना चाहिए। आज ये दूसरी पार्टियों पर
आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लगाने के बजाय इन्होंने अपने हसूल बनाने चाहिए। चलिए ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे क्योंकि मुद्दा भी आज गठबंधन को लेकर था, लिहाजा जब सरकार से सवाल पूछने के लिए मुद्दा होगा तो वो जरूर सवाल और उम्मीद भी रहेगी कि सरकार की तरफ से जवाब भी आए। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊं, समय कम है, फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि अब फिलहाल हरियाणा की राजनीति में आपको क्या गठबंधन बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह के समीकरण आपको लग रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में हरियाणा में बन सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे वोट मांगेगी, कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पे, लेकिन जननायक जनता पार्टी किसको प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर वोट मांगेगी? तो ये मतदाताओं के सामने प्रश्न रहेगा कि जननायक जनता पार्टी किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेगी। ठीक। और दूसरे, जहां आप तक गठबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, उसका इतना संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, वो गठबंधन किस तरह करेगी? आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अगर इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन देता है लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा? ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, वो तो बिल्कुल कम सीटों पे समझौता करने के लिए तैयारी नहीं है जी। तो उसका मिशन 43 भी जो सीटें हार गई थी वहां पर भी उसकी तैयारी है, और कांग्रेस भी गठबंधन नहीं करेगी, साहब कह चुके हैं। जननायक जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, और लोजपा और बसपा गठबंधन है ही है। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता और आधा कोई होगा गठबंधन इतना स्थायी रूप ले पाएगा, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये मुकाबला सबसे ज्यादा जो है लोकसभा के बजाय विधानसभा पे ज्यादा वो रहेगा, गठबंधन की मजबूत की स्थिति रहेगी, गठबंधन देखने वाला होगा। लोकसभा चुनाव में तो तस्वीर स्पष्ट ही है, ये तो प्रमुख राजनीतिक दल ही है, तो उसके अंदर ज्यादा अभी तस्वीर जो है हम सोचे में गठबंधन कोई और प्रभावी रूप लेगा, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, बाल मुकुंद जी बहुत शुक्रिया, मनदीप बिश्नोई आपका बहुत शुक्रिया, और रेणु भाटिया जी आपका बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा की राजनीति में जो गठबंधन है वो खासा अहम हो जाएगा जननायक जनता पार्टी के लिहाज से। जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी ने भी इसका जिक्र किया, जननायक जनता पार्टी अपने संगठन की तैयारी के साथ साथ हरियाणा की जो जमीन है जहां से 10 लोकसभा की सीटें आती हैं उस पर दाव जरूर खेलेगी। 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को वहां खड़ा करना, वहां से सीटें हासिल करना, इस पर सभी पार्टियों की नजर है। लिहाजा आने वाले कुछ और समय में गठबंधन की स्थिति हरियाणा में साफ हो पाएगी। हालांकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही गठबंधन से इनकार कर चुकी है, लेकिन संभावनाएं राजनीति में बनी रहती हैं। लिहाजा अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा।